नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी कमाल की सीरीज चल रही है डीलिंग विथ इमोशंस के ऊपर। हम जान रहे हैं कि हमारी जो इमोशंस है ये कितना इम्पोर्टेंट टूल है हमें खुश रहने के लिए, हमें एक खुश मिजाज ज़िंदगी जीने के लिए। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे इमोशंस का असर हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर पड़ता है, और ताकि अवेयरनेस के थ्रू हम इमोशंस को अपनी ओर और भी ज़्यादा पॉजिटिवली यूज़ कर सकें। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और साथ साथ एक साइंस के रिसर्चर भी है। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति ब्रदर, जब हम बात करते हैं इमोशंस की, जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि साइंस जो है वो ओवरऑल ये नहीं बोल सकता कि ये स्पेसिफिक इतने ही इमोशंस है जो टाइप्स होते हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर कि इमोशंस की जब हम बात करें तो इमोशंस का बेसिक फंक्शनिंग जो होता है उसके अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो जुड़ता है कि हमारी बॉडी पर उसका क्या असर पड़ता है, उसके बारे में आप अगर थोड़ी सी रोशनी डाल सके साइंटिफिकली। बिल्कुल। अगर हम इमोशन को समझना चाहें तो हमें समझना होगा कि इमोशन की शुरुआत कैसे होती है और उसका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। राइट। अगर इस चीज़ को हम समझ लेंगे लॉजिकली आज, तो हम अवेयर और सतर्क रहेंगे राइट। कि इसके क्या परिणाम होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा जिसे बहुत ही कॉमन विज्ञान में माना जाता है, हो सकता है शायद हमने सुना भी हो, जिसे कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कैसा बॉडी में काम करता है। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप जंगल में जा रहे हैं और अचानक एक शेर आ गया या सांप आ गया, तो क्या होता है? फियर। और कितना टाइम लगता है? एज इन, अगर मान लीजिए कि वो सांप आया तो फियर आने में कितना टाइम लगता है? नॉट इवन अ सेकेंड। बिल्कुल सही कहा, एकदम ऑटोमेटिक मोड में होता है। Right. मतलब हम सोचते भी नहीं हैं, उसके पहले ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, या कहते हैं स्ट्रेस जो होता है उसका रिस्पॉन्स बॉडी कैसे करता है जी। तो बेसिकली ये पूरा इमोशनल प्रोसेस हो रहा है। इसकी शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस से। और आध्यात्म में माना जाता है कि हाइपोथैलेमस वो जगह है जहाँ चेतना का निवास स्थान है, कॉन्शियसनेस, आई एग्जिस्ट, ये फीलिंग कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस के आसपास होती है। Right. और हमारे बॉडी के सारे सेंसेशंस, नर्व की जो सारे सिग्नल्स आउटगोइंग और इनकमिंग कहीं ना कहीं यहीं पे कन्वर्ज होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि चेतना का निवास स्थान कहाँ पर होना चाहिए? मस्तिष्क के बीच में। और तिलक भी हम वही लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तिलक भी लोग लगाते हैं। तो कहाँ पे लगाते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि माताएं जो बिंदी है वो यहीं पे लगाती हैं और तिलक भी यहीं पे लगाया जाता है जी। तो हाइपोथैलेमस हमारा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र हो जाता है कि जब भी ऐसे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसे फाइट या तो फ्लाइट या तो फ्रीज, तीन ऑप्शन होते हैं प्राय। या तो उसे हम लड़ते हैं, या तो भाग जाते हैं, या तो फ्रीज कर लेते हैं। तो उसे करने के लिए बॉडी ऑटोमेटिकली कुछ सेकेंड के अंदर अपना ये पूरी प्रोसेस दिखाती है। राइट। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। Right. पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। तो हमारे बॉडी के जितने भी जो मेन हार्मोनल सिस्टम है उसका जो मास्टर ग्लैंड बताया जाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। तो पहले हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को ट्रिगर करने का काम करती है जी। एक का नाम है एड्रिनेलिन और दूसरे का नाम है कॉर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन्स के बारे में मुझे लगता है दर्शकों को समझना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है जी। हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके असर को समझेंगे। तो जैसे ही एड्रिनेलिन फायर होता है, ये जब हार्मोन सिक्रीट होता है, तो हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। हमारे श्वास की रफ्तार बढ़ जाती है, हमारे बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम डर जाते हैं, कोई हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला रहता है या अचानक में हमें उठाया गया कुछ बोलने के लिए, हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली शरीर क्या कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जो बॉडी को कंट्रोल करता है, मैं कहूँगा वो अब बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है। क्यों हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये ब्लड का सप्लाई हाथों और पैरों में जा रहा है। राइट। क्यों हाथ और पैर में जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है ताकि जो खतरा, संकट सामने आया है उसको लड़ने के लिए मजबूती
चाहिए या मजबूती दी जा सके, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन हाथ और पैरों में होता है। इसके लिए पहला तो रीज़न ये हुआ। दूसरा जो हार्मोन्स होता है उसको कहते हैं कॉर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ओके। तो जो कॉर्टिसोल जो होता है वो क्या करता है, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा देता है। क्यों शुगर की मात्रा बढ़ाता है? ताकि हमें एनर्जी, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके फाइट या तो फ्लाइट करने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रेस का ये रिएक्शन बॉडी पे होता है। दो हार्मोन्स एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण की बात बताना चाहता हूँ, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है इसी में। ये तो ठीक है, चलिए उस समय हमारे हाथों में और पैरों में ब्लड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई जी। लेकिन कॉर्टिसोल क्या करता है, जिस समय ये ब्लड सप्लाई करता है ना, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो शांति से चल रहा था उसको स्टॉप कर देता है। ओके। और हमारा जो इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, उसको भी वो स्टॉप कर देता है। ओके। क्यों? क्योंकि इस समय डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय खतरे से लड़ना इंपॉर्टेंट है। राइट। बट चैलेंज ये होता है कि ये पूरा सिस्टम, ये तो चलिए खतरा या संकट आया तो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, पर जिस समय हम इमोशनल रहते हैं या बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं तो क्या होगा, ये सिस्टम एक्टिव रहेगा और आप पाएंगे कि डाइजेशन पे इम्पेक्ट हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कहते हैं कि मेरा डाइजेशन बिगड़ गया है, पेट में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि और ये इम्यून सिस्टम भी जवाब दे देता है और बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज चालू हो जाते हैं। राइट। उसका मेन कारण ही है स्ट्रेस। तो इस प्रकार स्ट्रेस, ये इमोशन जो हमारी बॉडी की रक्षा के लिए बना था और हम जान नहीं पाता, हमारा बॉडी देखिए इतना इस प्रकार से है, सबकॉन्शियस माइंड, कि वो जान नहीं पाता है कि इमेजिन्ड खतरा है कि रियल खतरा है। राइट। रियल शेर आ गया और सांप आ गया तो बॉडी अपना कार्य कर रहा है, लेकिन अगर हम कल्पना करने लगे, मान लीजिए ऑफिस में मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ही काफ़ी मैं एंशियस हूँ, काफ़ी जल्दबाजी में हूँ, हम देखिए बहुत सारे काम कितने फटाफट करते हैं। राइट। तो अगर हम काम भी बहुत एंशियस होके कर रहे हैं ना, हमको लगता है तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन बॉडी इस पे भी अपना रिएक्शन दिखाती है और माइल्ड अमाउंट में ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ओके। तो अगर लंबे टाइम तक मेरे बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट होंगे तो बॉडी की क्या दशा होगी, सच में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत सारे बीमारियां, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज और चाहे हम कहें डाइजेस्टिव के, ऐसे बहुत सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं। ये इसका दुष्परिणाम होता है इमोशन का, जो रक्षा के लिए था, लेकिन उस रक्षा प्रणाली को, उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फ्लाइट और फाइट जो रिस्पॉन्स था, उसको आपने रक्षा के लिए ना यूज़ करके उस इमोशन को हमने प्रॉपरली किसी और तरीके से यूज़ किया, तो हमारा रक्षा कवच ही हमारे लिए भारी पड़ जाता है। सो ट्रू ब्रदर। जब हम, बहुत इंटरेस्टिंग ये आपका कॉन्सेप्ट है जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसके अंदर में एक और पहलू जुड़ता है, वो है कि जब हम इमोशनल होते हैं कोई भी तरीके से, या तो मैं, आपने जैसे बोला एक अच्छे इमोशन बुरे इमोशन नहीं होते, लेकिन कुछ भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इमोशन, तो उसका असर सीधे जा कर के मेरे एक्शंस पर पड़ता है कि जो भी मैं एक्शन ले रही हूँ सिचुएशन के हिसाब से। सपोज अभी अगर मैं लोकल ट्रेन्स की बात करूँ, लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ है, ठीक है, और बहुत सारे लोग टंगे हुए जा रहे हैं, एकदम एंड तक लगे हुए, और मुझे पहुँचना है ऑफिस, और अगर मैंने नेक्स्ट ट्रेन का वेट किया तो शायद मैं वहाँ पे लेट पहुँचूंगी। इस सिचुएशन में मुझे उस ट्रेन पे चढ़ना है, ऐसे चढ़ना है ताकि मैं सेफ भी रहूं और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम पे भी पहुँच जाऊँ। अब इस सिचुएशन में देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग टुगेदर, इमोशंस ऑफ फियर, इमोशन ऑफ अनसर्टनिटी, इमोशन ऑफ, आई वुड से, स्ट्रेस, इमोशन ऑफ इरिटेशन, बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही हमेशा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही इमोशन आप फील कर रहे हैं। बिल्कुल। इमोशन एक दूसरे से जुड़ करके एक साथ आते हैं, पूरी एक टीम बनाकर आते हैं। बिल्कुल। अब इस सिचुएशन में जब मैं उस ट्रेन में चढ़ूं तो प्रैक्टिकली मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं पीसफुली उधर पहुंच भी जाऊं डेस्टिनेशन पर, और मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल रहे ताकि मैं पूरे दिन काम भी कर पाऊं। बिल्कुल,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात बताई। देखिए इमोशन जो हमने 6 इमोशन बताए थे वो काफ़ी जी। प्राइमरी इमोशन होते हैं, राइट लेकिन जो ट्रेन वाली सिचुएशन है इसमें एक इमोशन नहीं मल्टीपल इमोशन काम कर रहे हैं। राइट अब हमें डिसाइड करना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, खुशहाली के लिए कर रहे हैं, राइट पर हम ये जो कार्य प्रॉपरली प्लान ना करने से जो जल्दबाजी कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना महंगा हो सकता है। राइट मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा आपको कि जैसे हमारी बात चल रही थी कि हमारा ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रक्रिया है तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। राइट जैसे आपने देखा होगा कि मैं ट्रेन के ही सिलसिले में मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए कोई भीड़ या ऐसी कुछ चीज़ें आई और मेरा तुरंत स्ट्रेस वाला जो ये साइकिल है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाला है, एक्टिवेट हो गया, तो हमको क्या लगता है इसके वजह से क्या हुआ, मेरे बॉडी में स्ट्रेस आया। हम दूसरों को अपने स्ट्रेस या इमोशन का जवाबदार मानते हैं। राइट वी आर नॉट टेकिंग आवर इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट तो चाहे ट्रेन हो चाहे भीड़ भाड़ हो, इमोशन ट्रेन के कारण नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि ट्रेन और मेरी इस लाइफ उसके कारण हुआ है, क्योंकि बॉडी पे एक्सपीरियंस भी हो रहा है, फील भी हो रहा है। ट्रू। और बॉडी पे फीलिंग किसने किया, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स साइकिल ने ट्रिगर कर दिया। तो हमको लगता है बस ये भीड़ के कारण ही मेरी लाइफ बहुत है और पूरा हम उसको ब्लेम करते हैं। बट हमने देखा है कि सिचुएशन मेरे इमोशन का कारण नहीं होती है, लेकिन उस सिचुएशन के प्रति मैंने मन में क्या भाव बिठा के रखा है वो मेरे इमोशन का कारण होता है। ओके कभी भी ये बहुत ही बड़ा मंत्र है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, या कई बार मैंने कहा भी है कि सिचुएशन, परिस्थिति मेरी मनोस्थिति का कारण नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति मैंने क्या भाव रखे हैं, क्या मेरी बिलीव्स हैं जी, वो मेरे इमोशन का कारण है। पहला तो ये। तो मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में पहली बात एक हम आदत से डाल लें, कोई भी एक्टिविटी करनी है स्लोली करनी है और वर्तमान में रहकर करना है। ओके चाहे मैं ब्रश कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जब हम ब्रश करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही ब्रश लेते हैं प्लानिंग चालू हो जाती है। वी आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। राइट या तो भूत में या तो वर्तमान में रहते ही नहीं, भूत में या तो भविष्य में, Right. वर्तमान में रहते ही नहीं है। राइट तो ये हमको लग रहा है कि मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में ट्रेन पकड़ लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क पड़ा। कहीं ना कहीं इंटरनल हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, तो उसका मुझे कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। तो अपनी प्लानिंग ऐसी करें कि जब भी ट्रेन पकड़ना है तो एक बफर रखें। राइट उस बफर में क्या होगा, हम शांति से उस पलों को एंजॉय भी करेंगे। और जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं है। अगर हम संघर्ष में रहेंगे तो उस वर्तमान के पल को भी कैसे एंजॉय कर सकते हैं। राइट और फिर भी खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि देखिए हम भी बॉम्बे में रहते हैं, राइट कई बार हमें लोकल ट्रेन्स का यूज़ करना पड़ता है, राइट क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। राइट पर अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे हो भी गया, तो मैंने कहा कि हमारे बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। राइट तो हम जज ना करें। राइट अगर हम अपने बिलीफ में बहुत रिलैक्स रहते हैं कि ठीक है, थोड़ी अनकंफर्टेबल मुझे फील हो रही है, ट्रेन में थोड़ी भीड़ है पर अनकंफर्टेबल है, बट मैं उसको बेयर कर सकती हूँ। राइट अगर हमारा ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक रहा, तो जैसे हमारा सेल्फ टॉक होगा, जैसे मैंने बताया था, जैसे हमारा सेल्फ टॉक या थिंकिंग होती है, वैसे हमें क्या होता है, फील होता है। फील होता है। तो भीड़ भाड़ की ट्रेन में हम साक्षी भी रह पाएंगे। अगर फिर भी इमोशन जनरेट हो रहा है बॉडी पे, मान लीजिए ट्रिगर हो गया, फिर भी क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव बन चुका है, ट्रिगर होने के बाद भी साक्षी भाव, सिचुएशन को जज ना करें। और मुझे जो इमोशन अनुभव हो रहा है उसके कारण ये भीड़ नहीं है, ये मेरी खुद की मान्यताएं हैं। तो खुद पे फोकस रहेंगे ना अनायिका, तो वो इमोशन इतने हमारे पर हावी नहीं होते हैं और हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं शेयर करना चाहूँगा प्लीज। अपने जो दर्शक हैं, कि मालूम है अनायिका, ये जो इमोशन होते हैं ना, इसका जो उद्गम स्रोत है या सोर्स है, क्या होता है, इसका उद्गम सोर्स होता है हमारी नीड या आवश्यकताएं। ओके हमारी आवश्यकताएं ही इमोशन को जन्म देती हैं। अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा बच्चा है, उसकी आवश्यकता क्या है, भूख लगी है, नीड। अब उसको भूख लगी है तो क्या करता है, वो इमोशन आता है, रोता है और मम्मी उसे खाना खिला देती है। राइट। तो इमोशन का कारण क्या हुआ, बच्चे की नीड। नीड। उसी प्रकार जब हम लोगों के व्यवहार में आते हैं तो अक्सर करके हम क्या करते हैं, लोग हमसे कैसे बिहेव कर रहे हैं ना, उनके हम लैंग्वेज को पकड़ने में लग जाते हैं। राइट। उनकी लैंग्वेज को जज करने में लग जाते हैं। बट लैंग्वेज को की तरफ फोकस ना करके हमें फीलिंग और नीड कॉन्शियस होना चाहिए। राइट। कि सामने वाला क्या फील कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करें
और वो फीलिंग का सोर्स क्या है? नीड, उसकी आवश्यकता क्या है। तो अगर हम उसकी आवश्यकता की तरफ ध्यान देंगे तो उसको हम जज नहीं करेंगे। करेक्ट। और कभी भी हमारे साथ वो कैसा भी बिहेव कर रहा है, कई बार जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पेरेंट्स होते हैं, बचपन में आपने देखा होगा, तो उनके साथ हो सकता है प्रेजेंट करने का तरीका या उससे उनका हमसे डील करने का तरीका इतना अच्छा ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो, पर उनके इंटेंशन सही होते हैं। सही बात है। उनकी नीड सही होती है, भले उनको कम्युनिकेशन स्किल वो नहीं मिला है, मे बी उनकी पेरेंटिंग ऐसी हुई हो, राइट, एग्जाम्पल के तौर पर। राइट। तो जब भी हम नीड कॉन्शियस रहेंगे, जो इमोशन का सोर्स है, तो सामने वाले पे हम रिएक्ट नहीं करेंगे। ट्रू। उसके शब्दों को हम माइंड नहीं करेंगे, ट्रू। उसके बिहेवियर को भी हम इतना माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है कि उसको क्या चाहिए। राइट। तो इस प्रकार नीड पे फोकस होने से भी, नीड कॉन्शियस, में एक नया शब्द दे रहा हूं कि नीड और फीलिंग कॉन्शियस बने, अगर ये बनते हैं तो हम कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे इमोशन के प्रति। बिल्कुल। ब्रदर, एक और बात, जैसे सपोज अभी मैं किसी व्यक्ति की बात करती हूँ जिनको थोड़ा सा लेजीनेस का प्रॉब्लम है, ठीक है, Correct. वो थोड़े से लेजी हैं। अब इसमें इमोशन उनको शायद गलत आ रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो लेजी है, और उसका रिएक्शन ये आता है कि उनके एक्शंस बहुत लेजी होते हैं, राइट? तो इस पूरे सिचुएशन में इमोशंस कैसे रोल प्ले करता है और किस तरह से वो अपनी लेजीनेस से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाए? क्योंकि देखिए, आजकल के सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हम बैठे बैठे पूरा दिन ऑफिस में निकाल देते हैं, और डेडलाइंस चल रही होती है, वो पूरा आपका बैकलॉग रहता है। तो मैं खास करके कॉर्पोरेट्स को लेकर के ये बात करना चाहूँगी, बिकॉज आप एमएनसीज में भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि इमोशन पहले आता है या लेजीनेस जो एक्शन है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो काम ठीक से नहीं कर पाते? तो व्हाट यू सजेस्ट? करेक्ट। मैं इसका विस्तार जो है अपने दर्शकों को आने वाले सीरीज में करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका मैं एक पहलू में दिखाता हूँ कि दो चीज़ होता है, लेजीनेस एक अलग चीज़ होती है और प्रोक्रास्टिनेशन अलग चीज़ होता है। अच्छा। एक होता है आलस, सुस्ती, जो शरीर पे हम फील कर पाते हैं जी। और एक होता है किसी चीज़ को टालम टोल करना, टालना, राइट, प्रोक्रास्टिनेट करना। राइट। तो आप जो बता रहे हैं ये प्रोक्रास्टिनेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। राइट। और कॉर्पोरेट में हम देखते भी हैं कि मेरे अंडर जो लोग कई बार काम करते हैं, कई लोग प्रोक्रास्टिनेट करते भी हैं। राइट। बट वास्तव में साइंस में प्रोक्रास्टिनेशन को या टालने की, या जिसे अलबेलापन कहते हैं, जी। इस अलबेलेपन को या प्रोक्रास्टिनेशन को इमोशन माना ही नहीं जाता है। अच्छा। वो कहते हैं कि ये इमोशन नहीं है, ये तो एक जनरल टर्म है, इसके पीछे कुछ और भाव छिपे रहते हैं और उसका रूट कहीं ना कहीं एंजाइटी में छिपा रहता है। बिकॉज आई एम परफेक्शनिस्ट और मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं कर नहीं पाऊंगा ना, तो ये तो चीज़ मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे एंजाइटी हो रही है, और क्योंकि मुझे एंजाइटी हो रही है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस एंजाइटी की फीलिंग से बचने के लिए चीज़ों को मैं टाल रहा हूँ। ओके। तो आज तक जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं या अलबेलापन कहते आ रहे हैं, वो वास्तव में इमोशन नहीं, उसके पीछे इमोशन क्या है? एग्जाम्पल, एंजाइटी है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। Right. तो चिंता उसके पीछे छिपी हुई इमोशन है, ना कि प्रोक्रास्टिनेशन इसका इमोशन है। हम दर्शकों को इसके बारे में एक अलग से पूरा विस्तार पूर्वक इसका जिक्र भी किया जा सकता है। बिल्कुल। ब्रदर, जैसे हम एक और बात करते हैं, जैसे सपोज कोई व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है, आप किसी का भी नाम, जैसे अभी हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उनकी बात अगर हम करें, उनकी बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिसके वजह से आज वो जिधर है वो उधर है, एंड वी रिस्पेक्ट हिम सो मच। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके अंदर में इमोशंस को डील करने की क्षमता कितनी अच्छी होगी, या कौन से ऐसे इमोशंस हैं जिनको वो तवज्जो देते हैं, और कौन से ऐसे इमोशंस हैं जिन्हें वो ध्यान नहीं देते या अपनी लाइफ में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं? ग्रेट। ये देखा गया कि किसी भी हम बड़ी हस्तियों को लें, उनके सक्सेस के पीछे एक रीज़न आता है, और वो है इमोशन मैनेजमेंट। ओके। इमोशन, या कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके। और आजकल देखिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से भी ज़्यादा महत्व किसका है? इमोशनल टॉलरेंस कितना है, या हम इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है कि आजकल हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं कि हमारा पूरा फोकस कहाँ रहता है? बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाए लिखाए, एकदम डिग्री
और बड़े बड़े कॉलेजेस में, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दें, अच्छी Right. चीज़ है, राइट लेकिन वो तो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को हम बढ़ा रहे हैं. राइट व्हाट अबाउट द इमोशनल स्ट्रेंथ? ट्रू और देखा गया है कि जितने भी जो महान लोग हुए हैं उनका इमोशनल टॉलरेंस बहुत ज़्यादा रहा है. राइट तो अगर आप मोदी जी की बात कर रहे हो तो आप देखेंगे कि अक्सर करके उनके जो इंटरव्यूज़ में आप देखेंगे, ऐसे भी इंटरव्यूज़ हैं जिसमें लोगों ने उनको काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट किया, राइट इंटरव्यू लेने वालों ने भी, और कई बार लोगों ने. महान बनने के लिए निंदा तो सहना ही पड़ता है, वहाँ पे आपका इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है. तो देखा गया है कि इतने चीज़ों के बावजूद भी वो अपनी शांति को बनाए रखते हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं. राइट दैट मीन्स कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेंथ उनकी है. बहुत ज़्यादा है. तो ऐसे लोग, कोई भी, चाहे ये प्रदेश के प्रधानमंत्री हों या जो भी बड़ी हस्तियां हों, अगर हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वी नो हाउ टू डील विथ इमोशन, जी. वो हमें बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाएगा. हाउ और ब्यूटीफुल. उसके लिए अभी से हमें छोटे छोटे स्तर पे जो भी इमोशन आते हैं उसको हम मैनेज करना शुरू करें. क्योंकि देखिए अनायिका, अगर हम बात करें इमोशन की, तो जैसे मैंने बताया कि रिसर्च ये बताता है कि जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जी. बहुत ही एंशियस होते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ऑर्गन होता है बादाम के आकार का, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं. एमिगडाला. सब जानते भी होंगे. तो जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं तो उनका एमिगडाला बड़ा होता है, और ये एमिगडाला क्या करता है ना, तुरंत हाइपोथैलेमस को मैसेज भेज देता है, ओके. और हाइपोथैलेमस स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज कर देता है. ओह. और इसीलिए ऐसे लोगों में एमिगडाला काफ़ी सेंसिटिव और इतना बड़ा पाया गया. ये Right. रिसर्च इस बात का जो है पुष्टि या प्रमाण करता है. बिल्कुल. तो हमें ये ध्यान रखें कि इमोशन को डील करना या मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है, और उसका हमारे शरीर के ऊपर कितना बड़ा असर कर रहा है. बिल्कुल. मैं तो यहाँ तक कहूँगा अनायिका, अगर आप कहें, जैसे मैंने बताया था कि कैसे हमारे बॉडी जो है रिएक्ट करता है, जी. और ये भी मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि जब कोई भी हमारे सामने अच्छे से बिहेव नहीं करता है ना, तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला जी. हिस्सा, ब्रेन का हिस्सा जो थिंकिंग और लॉजिकल वाला काम करता है, वो ब्लड फ्लो वहाँ से हटकर कहाँ चला जाता है, एमिगडाला की तरफ. ओह. और इसीलिए हमारी थिंकिंग एकदम ब्लॉक हो जाती है. राइट. तो जैसे मैंने बताया कि कभी भी कोई व्यक्ति रिएक्ट कर रहा हो, या भावना में, कहते हैं कि भावना में बिल्कुल अंधा हो चुका है, लोग ऐसे जी. भी कहते हैं, जी. तो सच में वो उसका एमिगडाला ही काम कर रहा है, उसका जो होश वाली अवस्था है वो तो काम कर ही नहीं कर रही. ही नहीं रही है. तो ऐसे व्यक्ति तो रहम का पात्र है, बिल्कुल. और उसके सामने अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर कुछ, या इट्स नॉट राइट. तो इनफैक्ट अगर इस ज्ञान को हम साथ में रखेंगे कि नहीं, अभी इसका एमिगडाला हाईजैक हो गया है, राइट. अभी इसका जो कहीं ना कहीं जो है लॉजिकल माइंड काम नहीं कर रहा है, राइट. इस चीज़ को, इस नीड को, उस व्यक्ति की नीड को अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो कभी भी हमें उस प्रकार से हम रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल. और सामने वाले के प्रति बहुत ही कंपैशन का भाव हमारे दिल में रहेगा. ब्रदर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें अपने इमोशंस को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम इमोशनल जर्नी पर होते हैं तो हम अपनी बॉडी को बहुत हर्ट करते हैं, अलग अलग पार्ट्स पर उसका असर पड़ता है. तो हमें बैलेंस्ड वे में ज़िंदगी को जीना है. इसके लिए थैंक यू फॉर दिस नॉलेज ब्रदर. थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. ओम शांति. ओम शांति. दोस्तों, आज के एपिसोड में मुझे लगता है कि सबसे कमाल की बात ये लगी मुझे कि जब हम ज़िंदगी की जर्नी पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो कई बार स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, कई बार गड्ढे भी आते हैं, कई बार सिग्नल भी आते हैं, लेकिन ये सभी के बीच में आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप अपने इमोशंस को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, यही आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करेगा. और जब आप चले जाएंगे ना, तो लोग याद रखेंगे कि हाँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर पल किसी को भी हर्ट नहीं किया, किसी को भी तकलीफ़ नहीं दी. और वो तभी ही पॉसिबल है जब आप आज के एपिसोड में जो जो आपने सीखा उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, है ना. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 80949134887.